हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री के 6 नंबर चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में करेंगे। देखिए, पिछले 5 चैप्टर है हिस्ट्री का, इसका पढ़ाई हो गया है। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो आप सभी पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उससे अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। हमारे 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हुए हैं लेकिन वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है और आपको नोटिफिकेशन है जो कि मिलते रहेगा और बिल्कुल मुफ्त यहाँ पे क्लास चलता है। तो इसका फ़ायदा आप लोग 100% उठाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को पिछले क्लास में ही बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना रहेगा, वह रहेगा 50 से 60 शब्दों में। कितना शब्दों में रहेगा? तो 50 से 60 शब्दों में रहेगा। बताइए तो नीचे लाइव चैट में लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर आप लोग कितना शब्द में दीजिएगा? तो बिल्कुल 50 से 60 शब्द में। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? देखिए, तीन है जो कि प्रक्रिया पूछ रहा है जिससे कि आधुनिक शहरों की जो स्थापना है इसमें उसका निर्णायक भूमिका रहा है। चलिए देखते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, सबसे पहले औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। उसके बाद विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही 3 प्रक्रियाओं है जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय है, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तीनों टॉपिक में आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? पूछा है कि जो समाज का वर्गीकरण है वह ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किसका बात हो रहा है? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किन 2 भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, आपको आंसर लिखना है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। तो देखिए 2 आधार ही पूछा है। तो देखिए, एक है आर्थिक और एक है प्रशासनिक, आर्थिक संदर्भ और प्रशासनिक संदर्भ। तो यही है जो 2 प्रक्रिया है जिसके कि द्वारा है समाज का वर्गीकरण किया जाता है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी यार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? पूछा है आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार की बात करें तो देखिए फर्स्ट है वो है जनसंख्या का घनत्व। जो जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में है, देखिए नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व है जो कि अधिक होता है। उसके बाद कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात की बात करें तो कृषि आधारित क्रियाओं को लीजिएगा तो ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है लेकिन शहरी क्षेत्र में है जो कि कृषि से संबंधित है, जो कि उद्योग धंधा वहाँ पर भी चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है गांव के कृषि जन्य, देखिए यहाँ पे गांव के कृषि जनित होगा। गांव के कृषि जनित आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। गांव की पूछा है कृषि जनित आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। आय का प्रमुख स्रोत, देखिए वही बात यहाँ पे इतना टाइपिंग नहीं होगा, यहाँ तक ही आंसर है जो कि हो गया। देखिए गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा है जो कि कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो मात्र इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही रहेगा तो 2 नंबर आपको फुल मार्क्स से जो कि दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है।
पूछा है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। शहर के बारे में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। तो देखिए, शहर राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं। बिल्कुल इतना ही लिखेगा कि शहर है जो कि राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है जहाँ की दस्तकार लोग हो गए, व्यापारी हो गए, अधिकारी हो गए, ये लोग हैं जो कि बसने लगते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात हो रहा है जो कि जिनका आर्थिक है जो कि अच्छा है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छा है, तो वह जो कि शहर में बसने लगते हैं। समझ गए? आगे बढ़ तो चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। पूछा है कि नगरीय जीवन और आधुनिक जीवन की बात किया है, आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से किस तरह से जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। परिवर्तन है जो कि प्रकृति का अटूट नियम है, बिल्कुल सत्य लिखा गया है। समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, जिस तरह से समय बीतते जा रहा है उसी तरह से जो बदलाव आता है उसे हम अभी वर्तमान के कालों को क्या बोलते हैं, आधुनिकता। जैसे कि पिछले चीज़ों का आप ले लीजिए, अभी वर्तमान के ले लीजिए, तो वर्तमान के है जो कि आधुनिक चीज़ हो गया, जैसे कि मशीनों वगैरह। लेकिन यही आप जाइएगा पिछले, जैसे कि आप लोग जाइए 2 दशक पहले, तो क्या है, सभी है जो कि बहुत कम क्षेत्रों में है वो कि आधुनिकता आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा को ले लीजिए, जैसे कि पहले के लोग थे क्या, तो लोग देखिए पहनते थे धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब देखिए तो मॉडर्न भारतीय तो वेशभूषा है ही नहीं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे स्वदेशी चैप्टर में हिंदी में, तो वही यहाँ पर है। देखिए कि जैसे कि वेशभूषा में परिवर्तन लीजिए, अभी है जो कि मॉडर्न कपड़ा चल रहा है एकदम। बात करें तो देखिए यहाँ से इंटरनेशनल ड्रेस अभी हमारे भारत में चल रहा है कि जीवन स्तर इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही परिलक्षित होता है। आधुनिक संचार सुविधाएं, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थों, नई नई डिजाइनों वाले वेशभूषा इत्यादि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए वहाँ आवश्यक संसाधन एवं माध्यम उपलब्ध है। जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि मॉडर्न फैशन अभी चल रहा है, तो सबसे पहले आपको देखिए तो यह फैशन है जो कि पहले आपको ध्यान दीजिएगा, तो पहले वह है जो कि शहरों में ही चेंज होता है, उसके बाद है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट का ले लीजिए, तो पहले तो शहर में ही चेंज होता है, गांव में देखेगा। जैसे कि बिहारी लोग हैं तो अभी देखिए बिहार से तो गमछा इन लोगों का अभी अति होता है। जैसे कि गमछा हम लोग है जो कि रखते हैं, तो गमछा है जो कि बिहारियों का एक है वह शान होता है। लेकिन यही आप लोग जाइएगा तो जाइए वहाँ पे शहरी क्षेत्र में जाइए, जैसे कि बिहार से आप अलग जाइए तो गमछा देखा तो अरे ये बिहारी है, गमछा से बोलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अपना वेशभूषा जो कि इसी तरह से चेंज हो रहा है, तो इसी को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। बता रहा है कि नगरों में जिसे विशेष अधिकार प्राप्त है वह वर्ग कैसा है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के श्रेणी में आता है। ऐसी मान्यता है जो कि क्यों बनी है, तो देखिए ऐसी मान्यता बनने का क्या कारण है। किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण पूंजी का असमान वितरण है। देखिए पूंजी बात करें तो यहाँ पे रुपया पैसा की बात हो रहा है, तो देखिए जो शहर में जो लोग रहते उनके पास जो कि थोड़ा ज़्यादा रुपया पैसा रहता तभी तो शहर में रह रहे, तो वही है जो कि असमान वितरण है। शहरों वाले लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होती, लेकिन गाँव की बात करें तो वहाँ की आर्थिक स्थिति है जो कि अच्छी उतना नहीं होती है। देखिए पूंजी कुछ मुट्ठी पर लोगों के पास ही सीमित होती है, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी है। जो नागरिक अधिकार की बात है इसके प्रति बात करें तो नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी। देखिए अभी नागरिक है जो कि जागरूक है। अभी कितने लोग हैं जो कि आप लोग कोई भी सामान देखते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट देख करके खरीदते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो हाँ मैं हूँ जो कि एक्सपायरी डेट उसका
देखने के बाद ही सामान लेता हूँ। कितने लोग इतना करते हैं? लगभग बात करें तो अभी की बात करें तो 50% लोग तो ऐसा करते ही हैं, क्योंकि अभी तो शिक्षा की स्तर बढ़ रहा है, तो 50% ऐसा लोग ज़रूर होंगे जो कि एक्सपायरी डेट देखने के बाद ही कोई सामान परचेज करते होंगे, मतलब कि खरीदते होंगे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग एक्सपायरी डेट देखते हैं या ऐसे ही सामान है जो कि ले लेते हैं? चलिए इसका आंसर देखिए। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ है, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों का जानना जरूरी है। देखिए, यदि आप आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, आप भी है जो कि विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो राजनीतिक अधिकार है उससे आपको समझना आवश्यक है। जैसे कि देखिए, पॉलिटी में पढ़िया कि हाँ धारा, जैसे कि धारा 144 से इसका संबंध है जो कि इससे है। तो ये सभी है जो कि आपको जानना आवश्यक है, जिससे कि आप अपने आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में इसका है जो कि सहयोग ले सकते हैं। तो इसका है जो कि राजनीतिक अधिकार आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया है? व्यावसायिक पूंजीवाद की बात हो रहा है, तो देखिए व्यवसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, बिल्कुल सही है, नगरों में शिक्षा की बात हो, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात जैसे कि आप लोग ट्रेवल करते हो, मतलब कि गाड़ी से, बस से, देखिए बस से कहीं भी जाते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो इसे ही बोलते हैं यातायात की सुविधा, जैसे कि बस, कार वगैरह क्या हो गया, रेल, हवाई जहाज, तो यह क्या है, तो यातायात, इसी को बोला जाता है यातायात की सुविधा हो गया। व्यापार एवं धर्म की शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यवसायिक पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को बल मिला। ये सभी के कारण जो कि नगरों को विकास में है अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है? ये शहरों के विकास में या शहरों की जो उगना मतलब उद्भव, उसका शहर की उत्पत्ति में मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि किस प्रकार उसमें भूमिका निभाते हैं, चलिए इसे देखते हैं। मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतन भोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। तो यही से कारण है जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि देखिए तो गवर्नमेंट जॉब में गए, और यह है जो कि एक शहरों की उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ है? श्रमिक वर्ग की बात किया है तो देखिए, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके पास देखिए खेती तो करते ही हैं, लेकिन श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मानिए उनके पास खेत भी नहीं है, तो क्या करेगा, तो वह जो कि शहरों की ओर पलायन करने लगता है, शहरों की ओर रोजगार के लिए जाने लगता है। तो इसी कारण से है जो कि श्रमिक वर्ग है वह शहरों की योगदान, देखिए शहरों की योगदान में भी भूमिका निभाया और शहर की ओर है जो कि पलायन करने लगे हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। शहरों की बात हुई कि क्या है, देखिए शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं को जन्म दिया। समस्या की बात करें तो आवास की समस्या, देखिए वहाँ रहने की समस्या जो कि बहुत है। गाँवों में देखिए तो जनसंख्या है जो कि कम है, शहरों की अपेक्षा बात करें, कम तो जनसंख्या नहीं लेकिन शहरों की अपेक्षा कम जनसंख्या है। तो यहाँ जो कि लोग अपने जो कि अलग अलग रखते हैं, मतलब कि आराम से यहाँ पर जीवन यापन गाँवों में कर लेते हैं। लेकिन शहरों की बात करें तो शहरों में आवास की समस्या है। वहाँ पे देखिए तो एक बिल्डिंग है, देखिए तो बनाया जाता है 50 मंजिला, 60 मंजिला, 100 मंजिला। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन की कमी है, लोगों को रहने की जगह नहीं है, तभी तो है जो कि उतना ऊंचा बिल्डिंग है जो कि बनाया जाता है। तो आवास की समस्या तो है ही। उसके बाद जलापूर्ति की समस्या, देखिए शहरों में जल के भी एक है जो कि बहुत ही समस्या है।
जलापूर्ति की समस्या, तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में तो इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है। और यदि यही क्वेश्चन 5 नंबर वाला में रहेगा तो जलापूर्ति की समस्या लिख करके इसे अंडरलाइन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको 2-3 पॉइंट लिखे और उसके बारे में विस्तार से लिख दीजिए। उसके बाद बात करें तो प्रदूषण की समस्या, देखिए शहर है तो वहाँ पर तो गाड़ी चलता ही है, गाँवों की अपेक्षा है बात करें तो कितना गुना, तो लगभग तो 80 से 90% है जो कि गाँवों की अपेक्षा ज़्यादा शहरों में गाड़ी चलता है, तो प्रदूषण तो होना तय ही है। तो यह था जो कि शहरों की समस्याओं के बारे में, तो 3 यह समस्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर वाला में देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी तक जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक कर देंगे और चैनल को जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जल्द से है जो कि यहाँ पे 10 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कीजिए, तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। 10 के जल्द से कंप्लीट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि यह आप लोग का ही चैनल है, आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। आपका ही चैनल हो तो शेयर कीजिए। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है शहरों का विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। शहरों के विकास की बात किया है और इसकी पृष्ठभूमि पर, तो देखिए शहरों के विकास की पृष्ठभूमि मध्यकालीन समांती समाज संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। कई प्रतिरोधों के पश्चात भी यह व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थे, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। ये सभी है जो कि एकदम अच्छी थी और जिज्ञासु थी, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो कि तत्पर रहते थे, उसे जानने की रुचि रखते थे। देखिए इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उद्भव हुआ और यही कारण है जो कि शहरी जीवन का उद्भव का, शहरी जीवन के आरंभ का कारण यही है। देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका लिखी है। इसे डैश देके लिखना है। देखिए फर्स्ट औद्योगिक पूंजीवाद का विकास, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। चलिए तो देखिए इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। देखिए इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। ग्रामीण और नगरीय जीवन यानी कि ग्रामीण और शहरीय जीवन के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो इसे आपको बेसिकली क्वेश्चन रहे तो आपको इस तरह से लिखेगा, इधर ग्रामीण जीवन और इधर शहरी जीवन, और इधर पॉइंट दे करके 2-3 देखिए 5 नंबर वाला में रहेगा तो 5 पॉइंट लिख दीजिए और 2 नंबर वाला में रहेगा तो 2 पॉइंट लिख दीजिए और बिल्कुल 100% मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से लिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसी को आपको पॉइंट में करके लिख देना है। देखिए गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। आप लोगों को पहले भी बताया है कि गांव की आबादी की बात करें, यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह कम होता है, नगरों की होती है जो कि ज़्यादा होता है। गांव में खेती, यहाँ पर ही एक पॉइंट बन गया। देखिए इधर ग्रामीण क्षेत्र लिखेगा, इधर शहरी क्षेत्र लिखिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर में लिखेंगे कि गाँवों की आबादी कम होती है, इधर लिखेंगे कि शहरों की आबादी ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे कि गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है, और इधर लिख देंगे कि शहर में व्यापार और उत्पादन प्रमुख भूमिका है। तो यह है जो कि 2 पॉइंट हो गया, 2 नंबर का काम हो गया। और यही 5 नंबर बनाने में रखते और कोई यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देंगे, जैसे कि गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है बिल्कुल, और शहर में है जो कि प्रदूषित है क्योंकि शहर में गाड़ियाँ से चलती हैं। तो यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि गाँव में प्राकृतिक वातावरण है जो कि अच्छा है, स्वच्छ है, लेकिन शहर में है जो कि प्रदूषित है। उसके बाद बात करें तो देखिए शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होते हैं।
शहर में आधुनिकता का बोलबाला होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र आधुनिकता से काफ़ी दूर होता है। देखिए शहर में जो कि ये सभी की सुविधा होता है, शिक्षा की बात करें, यातायात, स्वास्थ्य, ये सभी की सुविधा होता है जो कि शहर में होता है, लेकिन गांव में है जो कि इसका अभाव रहता है। तो यही सब पॉइंट आपको लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए नगर में रोजगार के साधनों की अधिकता होती है, जबकि गांव में रोजगार के साधन नहीं के बराबर होते हैं। ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न होता है, नगरीय लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ग्रामीण लोग सामान्य तौर पर निष्कपट और ईमानदार होते हैं, जबकि नगरीय लोग में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अधिक होते हैं। यह है जो कि बिल्कुल सत्य है। नगरीय लोग में देखिए ग्रामीण लोग हैं जो कि ये सब उन सभी में बात करते तो ईमानदारी नामक चीज़ अभी है जो कि ज़्यादातर आपको ग्रामीण लोगों में ही देखने को मिलेगा। शहरी लोग हैं तो ये सभी चीज़ उनमें विद्यमान होता है। घृणा हो, ईर्ष्या हो, दोष हो, ये सभी। ईर्ष्या मतलब होता है जलन, जैसे कि बगल वाला तरक्की कर रहा है तो अरे वो देखो ना 2 मंजिला घर बना लिया, हमको 1 मंजिला है, तो इसी को बोलते हैं ईर्ष्या। समझ गए? बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। शहरी जीवन की सामाजिक बदलाव की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, परंतु नगरीय जीवन गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। देखिए रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहरों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी, अधिकाधिक धनार्जन के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ने लगा। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कलुषता और कुविचार भी बढ़ने लगे, जिससे मानवता की भावना घटने लगी। यह शहरी लोगों की बात हो रहा है। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से पूरक बन गए। व्यक्तिवाद की भावना है जो कि बढ़ने लगी। समझ गए? देखिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका का वर्णन करिए। देखिए तीनों वर्ग की भूमिका के बारे में बताना है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि व्यवसायी वर्ग की बात करें तो व्यावसायिक वर्ग ने अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाणिज्य के कार्य स्थलों, जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्रों इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी, सामाजिक परिवर्तन होने लगा और छोटा सा क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया। ये हो गया। अब मध्यम वर्ग की बात करें तो देखिए मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस तरह शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया की आरंभ हुई। तो आप देखते हैं ग्रामीण, देखिए यह है जो कि अगला, गांव के किसान और मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। तो यह था जो कि 4 नंबर क्वेश्चन। समझ गए आप सभी? तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यह इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसे, और इसका PDF आप लोग लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। मुंबई की बात हो रहा है, मुंबई शहर की बात करें तो देखिए बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। अभी भी बात करें, देखिए भारत की औद्योगिक राजधानी किसे बोला जाता है तो मुंबई को ही बोला जाता है। आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई को ही बोला जाता है। इससे व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर, दुकानदार भी बम्बई में बसे। कपड़ा मिल खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई और देखिए
1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1931 तक लगभग एक चौथाई ही बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। वहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। देखिए मुंबई की उस समय की बात हो रहा है, तो एक मकान की बात हो रहा है, उसमें 20 व्यक्ति रहते थे। तो समझ लीजिए कितना है जो कि जनसंख्या बढ़ा। और उसमें देखिए मात्र एक चौथाई ही लोग 25% लोग ही थे जो कि मुंबई के थे, और 75% ऐसे लोग थे जो कि अलग से जाकर के वहाँ पे रहते थे। आगे ध्यान दीजिए, मुंबई का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया का केंद्र था और देखिए हिस्सों में बटा हुआ था, और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे में यूरोपीय या गोरे रहते थे। कोट आबादी उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पत्ती में भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही। आगे ध्यान देते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की ज़रूरत महसूस हुई, तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलवा के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक वेरिलेक्शन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। देखिए, एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे फोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोद का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914, देखिए प्रथम विश्व युद्ध आप लोग याद रखिएगा कब से कब तक हुआ था। उसके बाद देखिए, और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बालाबाट एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। देखिए बम्बई शहर का विकास है जो कि यह प्रक्रिया से हुआ है। यह था जो कि 5 यहाँ पे देखें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कि 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक ये क्वेश्चन देखें सो, उसके बाद फर्स्ट वाला और उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, तो वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 11 शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, तो आप सभी इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।